नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी 7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश में। और ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए सीधे रुख करेंगे खबरों की और बात करेंगे पश्चिम एशिया के तनाव की, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए शांति समझौते के बाद पश्चिम एशिया की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां युद्ध की जगह बातचीत और कूटनीति का रास्ता चुना है, वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस समझौते को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या ये समझौता लंबे समय तक टिक पाएगा या फिर ये क्षेत्र जो है एक बार फिर संघर्ष की ओर बढ़ जाएगा। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के तहत दोनों देशों ने 60 दिनों तक बातचीत जारी रखने और विवादित मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान खोजने पर सहमति जताई है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, हॉर्मुज़ में तेल आपूर्ति की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे अहम विषय शामिल हैं। अमेरिकी प्रशासन इसे एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन इजराइल इस डील को लेकर कई सवाल उठा रहा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू को आशंका है कि ईरान भविष्य में परमाणु कार्यक्रम पर कठोर प्रतिबंध स्वीकार नहीं करेगा, और इजरायली नेतृत्व का मानना है कि केवल बातचीत से ईरान पर दबाव नहीं बनाया जा सकता और उससे लेकर अधिक सख्त रुख अपनाने की जरूरत है। यही कारण है कि नेतन्याहू और उनके सहयोगी अमेरिका के भीतर भी समझौते को लेकर चल रही बहस को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के बीच इस मुद्दे पर मतभेद भी सामने आए हैं। ट्रंप युद्ध की आर्थिक और राजनीतिक कीमत को समझते हुए तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष न सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था बल्कि अमेरिका के हितों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी ओर नेतन्याहू का मानना है कि ईरान पर भरोसा करना जल्दबाजी होगी और इस समझौते को लेकर अमेरिका के भीतर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये डील ईरान के ज़रूरत से ज़्यादा रियायतें दे रही हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन कह रहा है कि समझौते का मकसद युद्ध को रोकना और भविष्य के लिए स्थायी समाधान तैयार करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 60 दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे और अगर बातचीत सफल रहती है तो पश्चिम एशिया में स्थिरता की नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर किसी पक्ष ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया या फिर एक क्षेत्रीय तनाव बढ़ा तो ये पूरी प्रक्रिया पटरी से उतर सकती है। फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है कि ट्रंप की शांति पहल सफल होती है या नेतन्याहू की आशंकाएं सही साबित होती है। तो चलिए सीधे रुख करते हैं अगली खबर की और बात करते हैं अयोध्या की राम मंदिर की, क्योंकि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा और दान राशि में कथित गड़बड़ी को लेकर चल रहा विवाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन चुका है। मामले की जांच के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने पहली बार इस पूरे विवाद पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि यदि किसी के पास कोई सबूत है तो वो उसे जो है एसआईटी को सौंप दे। उन्होंने लोगों से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि 500 वर्षों का संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ है, इसलिए 15 दिन और इंतजार कर लिया जाए, सच सबके सामने आ जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और इसके नाम पर किसी तरह की राजनीति या भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता सच्चाई सामने लाना और श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखना है। इसी उद्देश्य से विशेष जांच दल जो है यानी कि एसआईटी का गठन किया गया है, जो पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। तो दूसरी ओर इस विवाद के केंद्र में आए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समर्थन में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी सामने आए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि चंपत राय श्रद्धा और सम्मान के पात्र हैं। उन्होंने वर्षों तक राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनकी निष्ठा पर सवाल उठाना उचित नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानून सबके लिए समान है और किसी को भी संरक्षण नहीं मिलेगा। और राम मंदिर चढ़ावा विवाद उस समय सुर्खियों में आया जब दान राशि के कथित दुरुपयोग और चोरी के आरोप सामने आए। मामले ने राजनीतिक रंग भी लिया और विपक्षी दलों ने ट्रस्ट और प्रशासन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ नेताओं ने न्यायिक जांच की मांग की, जबकि कुछ ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए।
इसी बीच सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने जांच शुरू कर दी और कई पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियां हैं वो दान पेटियों की गिनती, कर्मचारियों की भूमिका, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और वित्तीय दस्तावेजों की जांच कर रही है। पहले भी कुछ कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे और कथित तौर पर नकदी बरामद होने की खबरें सामने आई थी और इसी वजह से मामले की गंभीरता बढ़ गई है। फिलहाल सरकार और ट्रस्ट दोनों का यही कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा और अब सबकी नज़र एसआईटी की रिपोर्ट पर टिकी है, जो तय करेगी कि यह मामला केवल अफवाह है या फिर लापरवाही का है या फिर वास्तव में ये किसी बड़े वित्तीय घोटाले की आशंका है। तो चलिए सीधे चलते हैं बंगाल की ओर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के भीतर जारी सियासी संकट अब पार्टी के खजाने तक पहुंच गया है। पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अरूप बिस्वास ने एक निजी बैंक को पत्र लिखकर टीएमसी के बैंक खातों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि इन खातों में सैकड़ों करोड़ रुपए जमा है। बिस्वास ने अपने पत्र में कहा कि पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर गंभीर विवाद चल रहा है और ऐसे में खातों के संचालन को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अरूप बिस्वास ने बैंक से कहा है कि जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि पार्टी का वैध नेतृत्व किसके पास है, तब तक किसी भी प्रकार के डेबिट ट्रांजैक्शनल या वित्तीय संचालन की अनुमति ना दी जाए। उन्होंने आशंका जताई कि आंतरिक संघर्ष के बीच पार्टी फंड का दुरुपयोग हो सकता है और यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब टीएमसी में बगावत की खबरें लगातार सुर्खियों में है। कई विधायक और सांसद पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं और एक अलग गुट सक्रिय हो गया है। बागी खेमे में जो है खुद को असली टीएमसी बताने का दावा किया है और जिससे पार्टी के भीतर शक्ति संघर्ष और तेज हो गया है। और इस पूरे विवाद को ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये सिर्फ नेतृत्व की लड़ाई नहीं बल्कि संगठन और संसाधनों पर नियंत्रण की भी लड़ाई है। पार्टी फंड को लेकर उठे सवालों ने संकट को और गहरा दिया है। हालांकि टीएमसी के एक वर्ग का दावा है कि अरूप बिस्वास को पहले ही कोषाध्यक्ष पद से हटाया जा चुका है, इसलिए बैंक को भेजे गए उनके पत्र की वैधता पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो दूसरी ओर बिस्वास का कहना है कि वो पार्टी हित में ये कदम उठा रहे हैं ताकि किसी भी तरह के वित्तीय विवाद या दुरुपयोग को रोका जा सके। अब सबकी नजरें बैंक के फैसले और आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यदि ये विवाद और बढ़ा तो टीएमसी का आंतरिक संकट केवल राजनीतिक नहीं बल्कि वित्तीय और कानूनी मोर्चे पर बड़ी चुनौती बन सकता है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी आज देश के युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। शुक्रवार शाम 5 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि ये योजना रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि ये पहले देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने के प्रयासों का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करना है ताकि युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार पीएम विकसित भारत रोजगार योजना देश की प्रमुख रोजगार प्रोत्साहन योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन को गति देना है, नौकरियों को औपचारिक स्वरूप प्रदान करना है, युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है और विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। सरकार का दावा है कि योजना के माध्यम से अब तक देश भर में करीब 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित किए जा चुके हैं और योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को विशेष लाभ दिया जा रहा है। ऐसे युवाओं को 15,000 रुपये तक की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिससे जो है उन्हें रोजगार की शुरुआत में आर्थिक सहायता मिल सके। वहीं जो नए कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति करने वाले नियोक्ताओं को भी प्रति कर्मचारी प्रति माह 3,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाता है।
इसका उद्देश्य उद्योगों और कंपनियों को अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी है। योजना के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नियोक्ताओं को 4 वर्षों तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा, जबकि अन्य क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्ष तक इस योजना का फायदा उठा सकेंगे। और सरकार का मानना है कि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार बढ़ने से आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और बड़ी संख्या में युवाओं को स्थायी रोजगार मिल सकता है। 1 अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है और सरकार ने अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है। इनमें लगभग 1.92 करोड़ ऐसे युवा शामिल होंगे जो पहली बार कार्यबल का हिस्सा बनेंगे। और सरकार का कहना है कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रोजगार आधारित विकास सबसे महत्वपूर्ण आधार है। और इसी सोच के साथ पीएम की ये योजना लागू होने जा रही है। और आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी योजना के लाभार्थी युवाओं और नियोक्ताओं को संबोधित करेंगे और रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर सरकार के भविष्य की रणनीति भी साझा कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं नीट के एग्जाम की, क्योंकि 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को देखते हुए रेलवे ने भी मध्य प्रदेश के छात्रों और यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। परीक्षा के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को संभालने और अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए रेलवे प्रशासन ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती और भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इंदौर, भोपाल और रतलाम के बीच विशेष किराए पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हर्षित श्रीवास्तव ने भी ये बताया कि ट्रेन संख्या जितनी भी ट्रेन की संख्याएं बढ़ाई जाएंगी वो छात्रों के लिए बढ़ाई जाएंगी, ताकि जो छात्र हैं वो अपने री एग्ज़ाम में समय से पहुंच सके, समय से वहां पर वो अपना परीक्षा दे सके। लेकिन इसके अलावा रेलवे ने भोपाल मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर भी भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष योजना तैयार की है। अतिरिक्त रेलवे कर्मचारियों की तैनाती, हेल्प डेस्क, यात्रियों के मार्गदर्शन और प्लेटफॉर्म प्रबंधन जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। रेलवे प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वो समय से पहले स्टेशन पहुंचे और यात्रा संबंधी जानकारी पहले से प्राप्त कर लें। अधिकारियों का कहना है कि नीट जैसी बड़ी परीक्षा के दौरान लाखों छात्र यात्रा करते हैं, इसलिए सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करना रेलवे की प्राथमिकता है। और देश के अन्य हिस्सों में भी विशेष ट्रेनें और अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं, ताकि परीक्षा के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।